अस्सलाम वालेकुम। जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज वाला, वो हम लोग स्टार्ट करें क्लास फर्स्ट ईयर से। क्लास फर्स्ट ईयर का हमने ये काफ़ी दिन पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग ली हुई थी। एंजाइम नाम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। तो उसका जो सेकंड लेक्चर है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की जो नेचर होती है वो कौन सी स्पेसिफिक नेचर के अंदर आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो एंजाइम है हमारे पास, वो एक्चुअली बायोकैटलिस्ट था। ठीक है बल्कि बायोकैटलिस्ट की बुनियाद पर हमारे पास जो है वो डायमेंशनली अगर उसको पढ़ा जाए तो ये प्रोटीन की जो है वो टाइप ऑफ प्रोटीन के अंदर अगर इसको देखें तो ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इसके अंदर हमारे पास हमेशा हर एंजाइम के साथ उसी का ही अपना कोई ना कोई फूड मॉलिक्यूल लगता है। तो उस वजह से हम जिस जगह पर वो लगेगा तो उस सब्सटेंस को, एंजाइम को जो अटैच हो रहा है सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। अब हमेशा सबस्ट्रेट पीछे हम लोग ये भी डिस्कस करके आए हैं कि डिफरेंट सबस्ट्रेट लगते हैं डिफरेंट एंजाइम के साथ। तो इसलिए जिस पोजीशन पर, जिस खाली या वैकेंट प्लेस पर जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट लगेगा, उस खाली जगह को जिसमें वो सबस्ट्रेट या फूड मॉलिक्यूल अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो एक्टिव साइट जो होती है वो हमारे पास एंजाइम के साथ ही लगी हुई होती है, खाली या ग्रूव होता है एक, या एम्प्टी प्लेस होती है। तो उस हिसाब से जो जैसा वो शेप का खुद होता है एंजाइम, जिस सब्सटेंस का बना हुआ होता है, वैसा ही उसके साथ हमेशा सबस्ट्रेट लगेगा। सपोज़ अगर प्रोटीन का एंजाइम है तो प्रोटीन का सबस्ट्रेट लगेगा, कार्बोहाइड्रेट का है तो कार्बोहाइड्रेट का लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो एक्टिव साइट होती है वो पहले पीछे भी मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो है एंजाइम वो मेनली प्रोटीनियस नेचर होता है। तो अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हुए होते हैं, एक्टिव साइट भी उसी चीज़ की बनी हुई होगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पास अगर एक्टिव साइट की बात करें हम लोग, तो एक्टिव साइट में हमारे पास एंजाइम के 2 रीजन होते हैं। एक रीजन को हम लोग बाइंडिंग साइट बोलते हैं, दूसरे को कैटालिटिक साइट बोलते हैं। अब बाइंडिंग साइट रीजन जो होता है वो रीजन एक्टिव साइट के हमेशा अमाइनो एसिड से बना होता है, टेम्परेरी बॉन्ड होता है उनके बीच में जो सबस्ट्रेट के साथ लग जाता है। बाकी अगर कैटालिटिक साइट की बात करें तो वो हमेशा अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी की पूरी तोड़ने वाली एक्टिविटी के लिए। अब सपोज़ तोड़ने वाला कौन सा अमल हो रहा है, क्योंकि एंजाइम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम खुद क्या काम करता है, वो लाइक एज अ हथौड़े के तौर पर काम करता है। जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को क्या करेगा, तोड़ने में मदद देगा। तो सिमिलरली यहाँ पर कैटालिटिक साइट भी कैटालिटिक एक्टिविटी करेगा जो एज अ ब्रेक डाउन करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में हमारे पास 2 पार्ट आ रहे हैं। एक पार्ट था एक्टिव साइट का पार्ट और दूसरा है स्ट्रक्चरल पार्ट। अब स्ट्रक्चरल पार्ट में हमारे पास जो है सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चेंज करके लिख दिया है आपके लिए, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें, हमेशा कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को अगर पढ़ें तो कॉन्जुगेट हमारे पास वो मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस आकर अटैच हो जाएं, तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। यहाँ पर कॉन्जुगेट एंजाइम आ रहा है। कॉन्जुगेट एंजाइम के अंदर हमारे पास जो है वो 2 टाइप लगते हैं। एक तो वो पोर्शन लगेगा जिसके अंदर विदाउट कोफैक्टर के अटैच हो, दूसरा जो है वो कोफैक्टर या पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच होता है। अब जब अगर बात करेंगे विदाउट कोफैक्टर के तो वो एपो एंजाइम हो जाएगा, और दूसरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कोफैक्टर अगर पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाएगा तो होलो एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइप ये हो गई इसके अंदर। दूसरा मैंने इसी कोई थोड़ा सा और वो समराइज़ कर दिया एक छोटी सी एरिया के अंदर, कि हमारे पास एक्टिव साइट के अंदर 2 साइट होती हैं। ये पहले ही हमने डिस्कस कर दिया। और दूसरा इसी टॉपिक के अंदर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, उसके अंदर कॉन्जुगेट एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपो एंजाइम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल को बोलते हैं। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना हुआ तो उसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी।
नंबर 1 ऑर्गेनिक के अंदर अगर आ रहा है तो उसके अंदर कोफैक्टर आता है, और कोफैक्टर के अंदर हम लोग पढ़ाते हैं एक्टिवेटर्स। ठीक है, एक्टिवेटर्स वो थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को तेज़ कर रहे थे। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं तो ऑर्गेनिक हमारे पास ये काम करेगा कि वो कोएंजाइम्स भी बनाता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बनाता है। ठीक है, अब कोएंजाइम के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ने हैं विटामिन NAD FAD के तौर पर। तो नीचे आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट के अंदर देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एंजाइम खुद किस चीज़ का बना हुआ था, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ है, प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, अब प्रोटीन के अंदर एक पोर्शन आता है प्रोटीनियस पार्ट और दूसरा आता है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो दोनों अगर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम, क्योंकि हमेशा कॉन्जुगेट बनता है कॉम्बिनेशन से, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। कोफैक्टर हमेशा सबस्ट्रेट या एक्टिव साइट की तरफ आकर अटैच होता है और कैटालिटिक एक्टिविटी करवाता है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, दूसरा कोफैक्टर जो होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी, ये ऊपर भी मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको। अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो रहा है तो हमेशा ये मेटेलिक आयंस के तौर पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोफैक्टर मेटेलिक आयन के तौर पर आकर अटैच हो रहा है तो कोफैक्टर बन सकता है हमारे पास एज अ एक्टिवेटर भी। ठीक है, अब एक्टिवेटर क्या करेगा, जाहिर सी बात है एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर हमारे पास हो सकता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। अब कोफैक्टर के अंदर दो ग्रुप आते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम और दूसरे ग्रुप को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अब कोएंजाइम जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमूमन विटामिन्स के, जैसे को निकोटाइन। ठीक है, दूसरा हम फ्लेविन FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तीसरा हमारे पास होता है NAD निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड के तौर पर इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर आ गया तो वो भी सबस्ट्रेट अटैच करेगा, सबस्ट्रेट को बाइंडिंग साइड पर या उससे सेपरेट हो सकता है। दूसरा ये देख ले हम लोग कि ऑर्गेनिक फैक्टर हमारे पास जो होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पर प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। अब प्रोस्थेटिक जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्ड होगा परमानेंट टाइप पार्ट से एंजाइम के से, और उसको हम लोग जो है ना वहाँ से हटा नहीं सकते, जैसे मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफ्राइन ऑफ क्लोरोफिल। अमूमन मैग्नीशियम जो होती है वो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के अंदर एज अ सेंट्रल एलिमेंट के तौर पर काम करती है। ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम अगर कोफैक्टर के बगैर आ रहा है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं एपो एंजाइम का। अब एपो एंजाइम जो होती है वो कॉन्जुगेट के कोफैक्टर्स के तौर पर आएंगे, लेकिन वो कोफैक्टर के बगैर काम करती है। ठीक है, विदाउट कोफैक्टर होगा तो एपो एंजाइम के तौर पर उसको बोलेंगे। जो आगे चलकर अगर एक्टिवेट एंजाइम को पढ़ें कि पॉलीपेप्टाइड चेन होगा कोफैक्टर के तौर पर अगर वो काम करेगी तो उसको हम लोग नाम दे सकते हैं होलो एंजाइम का। अब देखिए पेप्सिन की अगर बात करें तो पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के ऊपर। एमिलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर वर्क करेगा। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर लाइपेज के ऊपर तो वो हमेशा लिपिड या फैटी एसिड ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो अपना काम दिखाता है। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है इसी के साथ हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम हमेशा एक्शन वहाँ करेगा जहाँ पर उसकी फ़िज़िकली परफॉर्मेंस को चेक किया जाए कि फ़िज़िकली वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या होगा, हमेशा एंजाइम जो होता है वो हमेशा अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ लगेगा। नंबर 1 पॉइंट, एंजाइम जब अपने सबस्ट्रेट के साथ लगता है तो वहाँ पर बना लेता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर हमारे पास एंजाइम उसी सबस्ट्रेट में से प्रोडक्ट को जनरेट कर लेता है। अब प्रोडक्ट अगर बन गया तो फिर लास्ट में दो चीज़ें हमें मिलेंगी कि हमारे पास एंजाइम और प्लस प्रोडक्ट जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि मैकेनिज्म में ये सारा प्रोसेस अगर हम अपने जहन में बिठा दें तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास डाइजेशन का रेफरेंस के तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के ऊपर हमारे पास दो मॉडल्स दिए हुए हैं, एक को बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल और दूसरे का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, एमिल फिशर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास लॉक एंड की मॉडल का एक मॉडल पेश किया हुआ था, जिसमें उसने एंजाइम की फ़िज़िकली कांटेक्ट बताया था कि अगर कोई भी लॉक है तो उसके पास उसकी अपनी स्पेसिफिक की होती है जो उसके ऊपर वर्क करके दिखाती है। तो अगर इनका आपस में एंजाइम जो है
कांटेक्ट कर ले अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ, तो वो फिज़िकली कांटेक्ट होने के बाद वो ख़ुद को जो है ना वैसा रिएक्शन करवाता है। लेकिन इसके ऊपर मॉलिक्यूल की जो है ऐसी नेचर जिसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नेचर आनी चाहिए थी एंजाइम की, वो टोटली डिफ़ाइन नहीं की गई। तो इस वजह से की एंड लॉक मॉडल इतना अच्छे तरीके से एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो है बाइंडिंग को वो एक्सप्लेन नहीं करता। तो उसके ऊपर एक दूसरी हमारे पास मॉडल पेश किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल में हमें ये बताया गया है, जिसको प्रपोज़ किया है कोशलैंड ने। इसने ये बताया कि हमारे पास कोई भी एंजाइम हो, अगर वो फिज़िकली कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होने की वजह से वो ख़ुद को थोड़ा बहुत इंड्यूस कर लेता है, फिट बना लेता है, ताकि एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में इंटरेक्शन अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि एक्टिव साइट जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है बिल्कुल। तो इस वजह से उनके आपस में बाइंडिंग जनरेट हो सकती है, और एक्टिव साइट जो होती है वो स्लाइटली लिटिल बिट खुद को जो है चेंज करने की सलाहियत रखती है। तब जाके फूड और प्रोडक्ट जो होता है या एंजाइम और सबस्ट्रेट का आपस में एक्शन होता है, जिसके बाद हमारे पास जो है एंजाइम और प्रोडक्ट जो है दोनों जनरेट हो सकते हैं। तो फिज़िकली कांटेक्ट होने के साथ साथ एक्चुअली यहाँ पर केमिकल नेचर को भी बताया गया है इंड्यूस फिट मॉडल में, तभी जाकर इंड्यूस फिट मॉडल को ज़्यादा जो है एज अ रेफरेंस के तौर पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा आज वाला लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।